गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। आपको पता है जैसे मेरा टॉपिक अभी चल रहा है श्वसन का, रेस्पिरेशन का टॉपिक चल रहा है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे आज। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जीव हैं, जीव जंतु एक ही बात है, मनुष्य हो चाहे जानवर है तो जीव जंतु ही। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे शरीर फैलेगा उसमें अपनी अपने टोटल मनुष्य की जो एक शिशु होता है उसमें ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी होती हैं, हड्डियाँ 206 होती हैं। और बड़े होते होते जैसा शरीर का आकार बढ़ता जाएगा उसमें सभी धमनियाँ, शिराएँ और हड्डियाँ जॉइंट से जुड़ जुड़ के हड्डियाँ बड़ी होती हैं और फैलता है शरीर। तो पहले तो रहती हैं 300, शिशु के अंदर तो रहती हैं 300 हड्डियाँ रहती हैं, 300। और जो बड़े होते जाते हैं तो 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े होते हैं तो जॉइंट्स बनते जाते हैं, जॉइंट्स बढ़ते हैं, शरीर का आकार बढ़ता है तो जॉइंट्स बंद होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बंद होते हैं। जॉइंट्स बनने से आकार बढ़ जाता है। और फिर धमनियाँ, शिराएँ हैं, रक्त पहुँचाने वाली और जल पहुँचाने वाली धमनियाँ, शिराओं का आकार बड़ा हो जाता है जिससे हड्डियाँ कम हो जाती हैं। हड्डियों के जैसे जॉइंट्स बढ़ेंगे तो और एक बड़ी हड्डी बनेगी तो छोटी छोटी हड्डियों का कम हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हड्डियाँ बनने लग जाएंगी। ऐसा ही होता है। तो अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कम हो जाता है, इसकी दक्षता कम हो जाती है, मतलब इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने की। तो फुफ्फुस तो हमें बड़े होकर ध्यान से रहना होता है, अपना सिक्योर करके, अपने को क्योर करके देखभाल करनी पड़ती है शरीर की। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में जल्दी से घुल जाती है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। घुलनशील होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में घुलनशील होती है और ऑक्सीजन बाहर से पेड़ पौधों से ली जाती है। यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए, क्या आप जानते हैं ये टॉपिक बुक में, ये जो ऑरेंज बोर्ड में ये लगा हुआ है, ये बाइंडिंग प्रेजेंस में जिससे किसी फाइल में लगाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। ये काम की चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्या आप जानते हैं यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये होती हैं कोशिकाएं। देखिए कोशिकाएं ये होती हैं, कोशिका कोश, ये श्वसन अपने फेफड़ों के अंदर होती हैं कोशिकाएं। ये रही कोशिका कोश है, ठीक है, ये कोशिका कोश होता है। यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो ये 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी, मतलब इतनी बड़ी होती हैं ये। लेकिन सिकुड़ के एक जगह फेफड़े के पास रहती हैं तो ये छोटी लगती हैं, लेकिन ये 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक सकती हैं अगर इनको फैला दिया जाए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए, बहुत ज़्यादा होगा सतही क्षेत्रफल अंदर की तरफ। जैसे कोशिकाओं को फैला दें तो बहुत लंबा, छोटी आंत को फैला दिया जाए तो बहुत लंबा। ऐसा पोस्टमार्टम में हो जाता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो पोस्टमार्टम करने के लिए अगर भेज देते हैं तो सारी हड्डियाँ आते हैं सबको फैला के। ये MBBS डॉक्टर की कोर्स करने वाले लोग ये जान सकते हैं कि हमारा शरीर कितना फैल सकता है। और जैसे किसी जांच के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता लगता है कि अंदर के शरीर कितने फैल जाते हैं। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु के पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानित 3 वर्ष का समय लगेगा। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुँचने में सामान्यतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? प्रसन्नता जरूर होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन एक ऐसा साधन है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा रक्त में पाए जाने वाला
वर्णक या साधन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता और ले जाता है, वहन करता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का ही होता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में सही होनी चाहिए, तभी बोलते हैं डॉक्टर्स की हीमोग्लोबिन की कमी है तो आयरन की गोलियां लीजिए, या फिर अनार खाइए, या फिर अच्छे फल फ्रूट्स खाइए। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए फल फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ये सब खाना चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन सामान्य मात्रा में रहे। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। देखिए आपको लिख रहा है NCERT नॉट टू बी पब्लिश्ड। तो NCERT की बुक है, ये बुक में से पढ़ा रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छी किताब है, आपको बस इसको सुनना है ध्यान से मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको। कोई कॉपी पेन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लेना है तो आप अपने पास किताब रखिए ये NCERT वाली, और उसको पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर आपके अपने आप हो जाएंगे। अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा अगर पैर के अंगूठे तक विसरण दाब द्वारा ऑक्सीजन पहुंचे तो। अब प्रश्न आ गए हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। श्वसन के लिए जलीय जीव में पानी में तो ऑक्सीजन कम जाएगी, क्योंकि वो वायुमंडल से तो कम पहुंच रही है ना, पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि पानी में भी एक प्रेशर होता है, उत्प्लावन बल, जो किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकता है। तो उसमें अगर उत्प्लावन बल पाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, वो किसी भी गैस को अंदर आने के लिए पहले अंदर आने में देरी लगाएगा। जल की एक लेयर होती है, उसमें उत्प्लावन बल भी होता है जो सभी वस्तुओं को ऊपर की ओर फ्लोट कराता है, तैराता रहता है। आपने देखा होगा कि कई जगह तालाब में, नदी में, कई जगह जलकुंभ भी तैरती रहती है, क्योंकि पानी में उत्प्लावन बल होता है जिससे ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। ऐसे ही तो तैराक होते हैं, जो तैराक आपने देखे होंगे वाटर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करके आते हैं तो ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं, हाथ पैरों को चलाते हैं तो ऊपर तैरते रहते हैं, नहीं तो हम जल में डूब जाते हैं। जल में उत्प्लावन बल पाया जाता है जो ऊपर की तरफ धक्का देता है हमें, इसलिए हम तैराकी कर सकते हैं। तो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इसलिए लाभप्रद है क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से, हमें वायुमंडल से सीधी ऑक्सीजन मिलती है, और जलीय जीवों को सीधे ऑक्सीजन प्रदान नहीं हो पाती है, इसलिए स्थलीय जीव लाभप्रद है। इसका आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। देखो, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मतलब वही ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन मैंने बताया था, 6 कार्बन के अणु 3 कार्बन वाले अणुओं में टूट जाते हैं। मैंने एक रेखा चित्र भी बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है। देखिए, ग्लूकोज हमारे शरीर में तब बनता है जब हम कोई खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। खाना खाते हैं, खाना पचता है, तब ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज के रूप में हमारा फूड स्टोरेज रहता है, और उसी से फिर फिल्टर होके और उत्सर्जी पदार्थ जो खाने योग्य नहीं है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकल जाता है, बाकी का रक्त बन जाता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ये है ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन, एक तो ये पथ हो गया, और विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ यही होते हैं। ग्लूकोज से पाइरूवेट में विखंडन होना एक तो ये है, और आप चैप्टर को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको इसमें पता लग जाएगा। पूरा चैप्टर बस ध्यान से पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा। सिंपल है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो रक्त में हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को लाता है और ले जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे विकल्पित किया है। गैसों के आदान विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, लेना और देना। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को ऐसे विकल्पित कर सकते हैं कि मानव फुफ्फुस जो है उसमें कूपिकाएँ बहुत सारी होती हैं जो इकट्ठी रहती हैं लेफ्ट राइट फेफड़े की तरफ। राइट फेफड़े में बहुत सारी कूपिका कोश होते हैं जो वायु को लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को ऐसे विकल्पित करते हैं। उसका सतही क्षेत्रफल बहुत होता है, जिसे फैलाकर देखा जाए तो 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ढक लेती है उस फेफड़े की कूपिकाएँ। 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक लेती है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया पहले लिखा हुआ है। इसलिए हमारे शरीर का क्षेत्रफल बहुत होता है, और ये कूपिकाएँ इसके 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक सकती हैं। तो आदान प्रदान के लिए मानव फुफ्फुस में अधिक क्षेत्रफल को ये है, अधिक क्षेत्रफल यही है, 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ढक लेगी। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। यही है इसका आंसर। और इसके आगे आप ये सब लिख सकते हैं। क्या हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमारे शरीर का क्षेत्रफल कितना होगा। फिर विचार करते हैं कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष होता है।
तो ऐसे ऐसे यदि हमारे ये पूरा लिख दीजिएगा ऐसा आप इस आंसर में फोर्थ के। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती होती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानित 3 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए हमें ऐसे प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ही वहन का काम करता है। मानव में वहन। नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। क्या ये बच्चे और वयस्क के लिए समान है? क्या पुरुष और महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? हाँ, जरूर है। पुरुष और महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है, क्योंकि पुरुष का हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है और महिलाओं का कम रहता है ज़्यादातर, क्योंकि उनके हर महीने जो पीरियड्स आते हैं इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम भी हो सकती है। किसी के रक्त ज़्यादा निकलता है, किसी का कम निकलता है, तो ये अंतर हो सकता है। अपने आसपास के एक पशु चिकित्सक क्लिनिक का भ्रमण कीजिए। ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। सामने आपके आसपास अगर कोई लेबोरेटरी हो पशुओं की तो उसमें जाकर आप पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या होता है। क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है? नर तथा मादा मानव में व जंतुओं में दिखाई देने वाली अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे? ये हार्ट का डायग्राम आ गया। अब पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। ठीक है। रुधिर क्या होता है? ब्लड जो है हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर के तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लेज्मा लिखा हुआ है, इसमें प्लाज्मा होता है। ये इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लेज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। हमारा पंप हृदय। अब हार्ट के बारे में आ गया। ये महाधमनी होती है। ये हार्ट का डायग्राम है पूरा, एक यूवी के आकार का। महाधमनी है सबसे पहले। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है। महाधमनी, महाशिरा, ये हमारे शरीर के लेफ्ट फेफड़े में होता है। हार्ट, हृदय, मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य है। ये एमबीबीएस करने वाले जो लोग होते हैं डॉक्टर, वो सब मनुष्य की एक डेड बॉडी के थ्रू ऐसा समझते हैं, तो ये अनुप्रस्थ काट वहाँ से लिया गया है। ऐसा ही होता है और वे साइंटिस्ट अनुमान भी लगा लेते हैं। महाधमनी, ऊपर शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, दायां अलिंद, मनुष्य शरीर के निचले भाग से महाशिरा, दायां निलय, दायां भाग दायां निलय, राइट साइड में दायां अलिंद, दायां निलय, और बाएं की तरफ बायां अलिंद, बायां निलय। शरीर के निचले भाग से महाशिरा, विभाजिका, फुफ्फुस धमनियां, फुफ्फुस शिराएं, बायां अलिंद। ये हार्ट का डायग्राम है। हमारा पंप हृदय। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। 4 कोष्ठों में बटा रहता है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तक शरीर में शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है तथा रुधिर सबसे पहले कहाँ से आता है? फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बायां आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करके बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। सबसे पहले रुधिर कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन प्रचुर वाला बायां आलिंद में। फिर कहाँ जाएगा? बायां आलिंद शिथिल रहता है, मतलब शांत रहता है, और जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है। जब बायां निलय खुलता है तो बायां आलिंद सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। ट्रांसफर होगा तो एक तो शिथिल होगा और एक संकुचित होगा, मतलब एक सिकुड़ेगा और एक खुलेगा। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से भी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है।
यह रुधिर को दाहिने निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण करने हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां इतनी मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना निश्चित करते हैं। सिंपल सी बात है। सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो आएगा बायां आलिंद में, फिर बायां आलिंद शिथिल हो जाता है, फिर बायां निलय में जाता है, बायां निलय से फिर ये जाता है दायां आलिंद में, फिर दायां निलय में। ठीक है। ये फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, फुफ्फुस में ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश कर जाती है। फुफ्फुस मतलब फेफड़े। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी।